आवर्धन चल रहा था ना, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता में आवर्धन क्षमता किसका? दर्पण का, जिसमें आप पढ़े थे एम इक्वल टू हाइट ऑफ प्रतिबिंब और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। एफ और भी के फॉर्म में, तो अगर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो क्या लिखोगे? एफ माइनस भी अपॉन एफ। और अगर एफ और यू दिया है तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये फार्मूला याद रखो। यह किस कंडीशन में? यह उस कंडीशन में है कि जब वस्तु दर्पण से इस फॉर्म में रखा हुआ है, किसमें? इस फॉर्म में रखा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है? एच नॉट। उस कंडीशन के लिए आप निकाले थे, बोलो, उस कंडीशन के लिए आप निकाले थे, इसके लिए आपने डिराइव किया था, ये थीटा हो गया, ठीक है, इसके लिए आप निकाले थे। लेकिन अगर एक, लेकिन इसी में एक एक्सेप्शनल है, जो आप बुकों में फार्मूले को देखोगे, जैसे अगर मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बता तो दिए थे शायद 2 मिलीमीटर का, बता दिए थे ना। ये क्या आया था फार्मूला? डीवी अपॉन डी यू इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आया था ना ये। तो समझ पाए थे ना कहां लगेगा वो? यानी जब एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, कितना हो? लगभग बहुत छोटा हो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तो उसके लिए फार्मूला पढ़े हो एम इक्वल टू डीवी अपॉन डी यू इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये फार्मूला केवल देखने के लिए थोड़ा नोट कराए थे, याद करने के लिए। तो मैग्निफिकेशन के जितने भी फार्मूले बताए उसको आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण में चाल, किसी का चाल, यानी स्पीड इन स्फेरिकल मिरर, किसमें? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या करना है, आप एक चीज ध्यान दो। जैसे मान लो ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य यक्ष हो गया, ये पोल पी हो गया, यहां से एफ इक्वल टू ले लो, कितना ले लो? 30 सेंटीमीटर ले लो, कितना ले लो? 20 सेंटीमीटर ले लो, 20 सेंटीमीटर। ये ले लो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, क्या रखा हुआ? वस्तु। 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक वस्तु रखा हुआ, ठीक है। यह वस्तु जो है, यह 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर लिख लो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये मिरर जो चल रहा है वो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। नहीं समझ पाए? जैसे कार कहीं खड़ी है, साइड में मिरर वो चल रहा है, तुम भी उसमें देखते हुए चल रहे हो। जैसे सामने दर्पण हो, दर्पण में आप देख रहे हो, दोनों स्थिर है, वस्तु भी स्थिर है और दर्पण है, लेकिन दर्पण भी चल रहा हो, तुम भी चल रहे हो उसी दिशा में। ये चीज ये ना, दर्पण रखा हो, दर्पण भी चल रहा है, किस स्पीड से? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एक किससे चल रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। भाई ये जो वस्तु चल रहा है उसमें ये दर्पण चल रहा है आपका, वस्तु भी चल रहा है, तो उसमें कुछ प्रतिबिंब बनेगा ना, तो प्रतिबिंब की स्पीड क्या होगी, प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, ये आपको निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? बताओ, ये वस्तु जब चल रहा है तो वस्तु का पोजीशन बदल रहा है समय के साथ, बदल रहा है ना, और प्रतिबिंब का भी पोजीशन बदलेगा, यानी इसका मतलब वस्तु की भी दूरी बदलेगी और प्रतिबिंब की दूरी बदलेगी, किसके साथ?
समय के साथ। तो आप फार्मूला क्या पढ़े बताओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकस दूरी 3 का फिक्स रहेगा दर्पण की, बदलेगा क्या खुद सोचो। अगर वो चल रहा है और ये भी चल रहा है तो दर्पण की स्थिति बदलेगी और वस्तु की स्थिति बदलेगी और प्रतिबिंब की भी स्थिति बदलेगी। किसके साथ? इसका समय के रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर दो, v का और u का। तो इसका अगर आप अवकलन करोगे तो क्या बताओ, कल बताए थे ना 1/v² dv/dt, क्योंकि समय के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। इसका भी क्या हो जाएगा बताओ, -1/u² du/dt इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि वस्तु की स्थिति बदलेगी समय के साथ और प्रतिबिंब की स्थिति बदलेगी समय के साथ। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, dv/dt। चलो इसको -1/v² इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, 1/u² du/dt लिख सकते हो ना। या इसको लिख दो आप dv/dt इक्वल टू -v²/u² समझ रहे हो कि नहीं? dv/dt v²u² du/dt। यह वेग परिवर्तन है। वेग, ये वेग किसका है? स्पीड का, प्रतिबिंब का। और यह किसका है? वस्तु का है। यह जो वेग परिवर्तन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? दर्पण के। और यहाँ पे भी वस्तु की स्थिति परिवर्तन किसके साथ हो रहा है? तो क्या इसके जगह आप लिख सकते हो रिलेटिव स्पीड यानी रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? दर्पण के। यानी इसको क्या लिखोगे? किसका वेग है? प्रतिबिंब का वेग है किसके सापेक्ष? दर्पण के। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का ये वेग हो गया इक्वल टू -v²/u²। और इसको क्या लिख दोगे बताओ, u। इसको क्या लिख सकते हैं? u मतलब वस्तु हो गया। ये वस्तु का क्या है? चलो इसको लिख देता हूं v, ऐसे लिख देता हूं, चलो u_o_m। वस्तु के सापेक्ष यानी प्रतिबिंब के दर्पण के सापेक्ष वस्तु का वेग, दर्पण के सापेक्ष वस्तु का वेग और ये दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, ये dv/dt हुआ कि नहीं? क्यों बदला? ये आपका फार्मूला निकल गया। क्या मिल गया? ये फार्मूला हो गया। ठीक। अब जिसके सापेक्ष निकालना, जैसे मान लो आप क्या करो, पहले आपको क्या चाहिए, इसका v निकाल लो। देखो ये फार्मूला हो गया, v निकाल लो। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, v इक्वल टू -60 -60, क्योंकि 30 और 20 रहे तो दिमाग में, चूंकि अक्सर ये डाटा देता है ऐसे ही। कितना हो गया? 60 लिख ही देता हूं। चलो क्या लिखोगे, -20 इंटू -30 अपान -30 प्लस 20, शून्य से शून्य कैंसिल, यानी इक्वल टू क्या हो गया, -60। तो अब यहाँ पे जब वैल्यू किसका निकालना है? वी आई का। किसका निकालना है? तो इसके जगह क्या लिखोगे, वी आई माइनस वी एम, जिसके सापेक्ष जिसका निकालना होता है। तो जिसके सापेक्ष निकालते उसको, जिसका निकालना होता है उसी में से उसको माइनस कर देते हैं। तो वी आई एम का मतलब क्या लिखोगे, वी आई माइनस वी एम। अगर वी एम आई कर देते तो वी एम माइनस वी आई करते। ठीक है, इक्वल टू माइनस वी मतलब -60 अपॉन -30 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा बताओ, इंटू u0। u0 मतलब 2 -4, 2 - 4, क्योंकि इसका कितना है, यहाँ वैल्यू रख देता हूं। चलो भी बाद में रख दिया जाएगा, पर यहाँ रख दो। चलो u0 माइनस um लिख देता हूं। ठीक है, अगर ना समझ में आ, चुकी वी आई वी एम लिखे हो तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे चाहो तो वी ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख दो, वी ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे यहाँ क्या हो गया, स्पीड ऑफ यानी प्रतिबिंब का चाल और दर्पण का चाल हो गया। यहाँ पे अगर वी ओ लिख देते तो क्या होता, वस्तु का हो जाता, दर्पण का हो जाता। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वी ओ एम भी लिख सकते हो, वी ओ एम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख दो, वी अपॉन वी एम। अब यहां वैल्यू रख दो, वी आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एम की वैल्यू कितना दिया था बताओ, 4।
कितना दिया मिरर का स्पीड 4 इक्वल टू माइनस ये 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 2, 4 हो गया, कितना हो गया 4 इंटू वी नॉट की वैल्यू कितनी है -2, माइनस मतलब 2 दिया ना तो क्या रखोगे -2 ने केवल 2 रखोगे ना 2 और -4 करोगे तो -2 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। तो वी आई -4 इक्वल टू ये क्या हो गया बताओ -+8 हो गया, माइनस माइनस +8, या वी आई इक्वल टू कितना हो गया बताओ 12 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आपका क्या हो गया स्पीड हो गया। ठीक है, फिर एक बार देखो, ये दर्पण है आपका, यह इसी डायरेक्शन में चल रहा है और वस्तु भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसमें प्रतिबिंब की जो चाल होगी, यानी प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष निकालोगे और वस्तु की चाल दर्पण के सापेक्ष, तो यहां पर लिखोगे क्या, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फार्मूला मिलेगा क्या, हाँ मिरर के सापेक्ष यानी दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल, और यहाँ पे दर्पण के सापेक्ष वस्तु का। ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्म में भी, यानी आप चाहो तो इसको चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो क्या, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और इसको लिख दो वी यू माइनस वी एम। ठीक है, ये भी आपका फार्मूला होता है। तो कोई भी दर्पण जब गति करे और वस्तु भी गति करेगा तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। समझ पाए क्वेश्चन, इस फार्मूले को नोट कर लो। ये आप फिगर बना लेना, चूंकि इरेज कर दिया हूं, कितने 30 सेंटीमीटर बता 2 मीटर से चल रहा है। ठीक है ना, इधर लिख देना चाहिए था। इस पे क्वेश्चन भी लगा लिए। दूसरा क्वेश्चन अगर देखो, अगर हम इसको कनकेव, कौन सा मिरर हो गया कन्वेक्स, क्या हो गया कन्वेक्स हो गया, एफ इक्वल टू क्या हो गया 20। चलो इसको भी हम 20 ले लेता हूं जो डेट डाटा दिए थे। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही है, और ये जो मिरर है ये कितना जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो वी आई क्या होगा, ये सही है, निकालो इसको। ये जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिख रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मतलब किसी एग्जाम में नो आया हो। तो देखो इसका आंसर, पहली बात तो बताओ v की वैल्यू क्या आया, u इक्वल टू क्या लोगे इसका, u इक्वल टू -20, f इक्वल टू +20, v इक्वल टू क्या हो गया बताओ -20 + 20 अपान माइनस, अच्छा ये f भी 20 है ना, -20 -20, यानी v इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया 10, 10 आएगा +10 कि -10, चलो सेंटीमीटर, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फार्मूला क्या पड़े हो देखो, वी आई एम इक्वल टू, ये लिखा गया यहाँ पे, तो क्या लिखोगे वी आई की वैल्यू निकालनी है माइनस वी एम कितना है, वी एम कितना है 20, सॉरी कितना दिए थे 4, कितना है 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर ले लो इसको, क्योंकि सेंटीमीटर भी है सेंटीमीटर भी ले लो, 4 हो गया इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 10 अपान 20 -20, चलो तो प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये हो गया कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे -6 होगा, क्या होगा, क्योंकि अपोजिट जा रहा है और उसमें क्या था डायरेक्शन में जा रहा था, तो क्या लिखोगे -6 -4। अब ये क्या हो गया बताओ, वी आई -4 इक्वल टू -1/4, -1/4 इंटू -10, कितना हो गया 2.5, कितना हो गया 2.5, यानी वी आई इक्वल टू कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यह हो गया आपका राइट आंसर। डायरेक्शन तो दिखना चाहिए ना, अरे भाई ये इधर चल रहा है देखो अपोजिट, जब दोनों एक साथ में जाएंगे तब साइन वही लिख दोगे, लेकिन एक अपोजिट जाएगा तो डायरेक्शन चेंज कर दोगे।
हरे राम हरे राम। सेकेंड यानी दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र किसमें, वही वेग, किसमें, गोली दर्पण में, वेग गोली दर्पण। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि एक आप ले लिए क्या, कोई दर्पण हो गया, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या दिया है, फोकल लेंथ अब मान लो इसका 20, क्या मान लो 20, या फिजिकल टू 20, और यहां से 30 सेंटीमीटर पे, कितने 30 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है कि दूरी पर एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु रखी है, और यह वस्तु 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो पहले ऐसे चल रहा था, अब ऊपर जा रही है, तो इमेज इसका किधर नीचे बनेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, है ना, नीचे जाएगा। तो किस स्पीड से जाएगा ये बताना है आपको, मतलब इस प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, स्पीड का वेग, प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहां से ये वस्तु की दूरी है, ये तो चेंज होगा नहीं, इसमें उसमें चेंज हो रहा था, प्रतिबिंब की स्थिति भी चेंज नहीं होगी, तो क्या आप यही फार्मूला लगाओगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ही, बोलो यही लगाओगे, हाँ यही लगाओगे, नहीं, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप ये फार्मूला लगाओगे, m इक्वल टू एच आई अपान एच नॉट इक्वल टू माइनस भी अपान यू, या एच आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ, माइनस भी अपान यू एच नॉट। चेंज क्या हो रहा है, एच नॉट किसके साथ, टाइम के साथ, एच आई किसके साथ, इसी का डिफरेंशिएशन कर दो, डी एच आई अपान डी टी इक्वल टू माइनस भी अपान यू, तो कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है, जो बदलता है, जो चेंज होता है, तो चेंज क्या हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, तो इसको क्या लिखोगे, डी एच नॉट अपान डी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको ले लो वी वाई, क्या ले लो वी वाई, और ये क्या हो गया यू वाई, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, वी वाई इजकल टू माइनस भी अपान यू, यू वाई, यही आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें आप वैल्यू रख दो, पहले आप क्या निकाल लो, भी की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, -60, ठीक, अब आप यहां निकाल दो वी वाई इजकल टू -60 अपान -30 इंटू यू वाई कितना दिया 2 सेंटीमीटर, तो चलो 2 हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल, वी वाई इजकल टू कितना आ गया -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक माइनस क्या बता रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यही दैट इज आंसर। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा समझो तो बहुत इंटरेस्टेड है ये पूरा दर्पण ही। नेक्स्ट अब देखो, इसमें भी न्यूटन फार्मूला एक है, जैसे मान लो कि अगर एक मिरर दे दिया इस तरह का, मिरर दे दिया किस तरह का, इस तरह का, यहां एफ होता है ना ये, बोलो, अच्छा यहां आपका एफ हो गया, यहां मान लो वस्तु है, क्या है वस्तु है, यहां मान लो क्या बन रहा है इमेज, चूंकि फोकस से जब इधर वस्तु रखोगे तो इमेज इधर ही बनेगा, वस्तु से फोकस की दूरी मान लो कितना है x, और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी क्या मान लो y, यह दिया हो क्वेश्चन में, क्या दिया हो, फोकस से वस्तु की दूरी दिया हो और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी दिया हो, तो फोकस की वैल्यू क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी, यही न्यूटन का सूत्र है, किसका है, न्यूटन सूत्र, सूत्र किससे संबंधित,
दर्पण संबंध। बताओ बच्चों, ये तो पढ़े होगे क्लास में। अच्छा, इस दूरी को क्या कहते हो? फोकस। क्या कहते हो? फोकस। अगर मान लो यहां से वस्तु की दूरी अगर लेते हो आप, तो u इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? x प्लस एफ माइनस में, और v की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस वाई प्लस एफ। बोलो, होगा ना? अब यहाँ पे अगर यही वैल्यू इस फार्मूले में रख दो, 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एफ माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, 1/x प्लस एफ माइनस, तो माइनस 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 कैंसिल। समझ पा रहे हो ना? 1/v प्लस 1/u। इसको आप इधर ले आओ तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/f, ये प्लस होगा ना, सॉरी, माइनस 1/x प्लस एफ इक्वल टू 1/y प्लस एफ। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे बताओ? x प्लस एफ माइनस एफ अपान एफ एक्स प्लस एफ, y 1/y प्लस एफ, ये हो गया कैंसिल। मिला क्या यहाँ पे? x अपान एफ एक्स प्लस एफ इक्वल टू 1/y प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे? एक्स वाई प्लस एफ, एफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताओ? एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर, एफ एक्स कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया? एफ स्क्वायर। यही आपका न्यूटन फार्मूला है। इसका मतलब देखो, एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू एफ स्क्वायर, आंसर आपका आ गया। इसको क्या कहते हो? न्यूटन का सूत्र। किससे संबंधित? दर्पण। ये याद रखना चाहिए। एक्स क्या है? वस्तु की दूरी है फोकस से, और वाई क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है फोकस से। तो जब यह दोनों टॉपिक केवल क्वेश्चन में दिया हो तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस फार्मूले से। आत्मसम्मान सीखो, स्वाभिमान से जीना सीखो। स्वाभिमान से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। इसके लिए महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी की इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों ने कर दिया, जो घटनाएं घटी हैं, उससे हम सीख लेकर आगे की तरफ बढ़े। समझ रहे हो ना? इतिहास की इंपॉर्टेंस इसीलिए है। ऐसा नहीं है कि हम इतिहास केवल कहानी पढ़ के छोड़ दें। उससे हमको हर एक युग से, हर एक शासक से, हर एक पॉइंट से हमको नई नई चीजें सीख मिलती है, बशर्ते हम उस दृष्टिकोण से उसको पढ़ें। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने की अपनी एक दृष्टिकोण होती है। एक होती है कि हम केवल रट के किसी तरीके से एग्जाम पास कर लें, और एक होता है कि हम उसको समझ के और उस समय की परिस्थिति को इस समय की परिस्थिति से हम कंपैरिजन करें। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ऐसा नहीं इतिहास इसीलिए होता है, इसलिए होती कि उस समय की जो वैल्यू थी, जो विचार थे, क्या इस समय वो प्रासंगिक है कि नहीं है, उसे कंपैरिजन करके आप कहां तक सुधार कर सकते हो, क्या उसमें इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फिर वो पुरानी घटनाएं पुनरावृत्ति न हो। अगर वो अच्छी चीजें थी तो इस समय क्यों नहीं है, उसको क्यों बनाया, मतलब इस तरह का कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें देखो बड़े वो चीजें हैं। इसीलिए स्वाभिमानी बनना चाहिए व्यक्ति को, घमंडी नहीं, स्वाभिमानी। आत्मसम्मान की रक्षा खुद करना चाहिए। उस पर अगर कहीं ठेस लगे तो उससे कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और स्वाभिमानी और आत्मसम्मान जिसके अंदर है, वो कभी गलत कदम उठा ही नहीं सकता, गलत काम कर ही नहीं सकता है। अपना भी स्वाभिमान समझेगा, दूसरे का भी स्वाभिमान समझेगा। लेकिन जिसका खुद का आत्मसम्मान नहीं है, वो दूसरे को भी उसी अनुसार देखेगा। तो हर व्यक्ति की देखने की एक नजरिया है। जिस कलर का जो चश्मा लगाएगा उसको वही कलर दिखाई देगा। हमेशा छींटा सफेद कुर्ते पे ही, यानी कपड़े पे ही पड़ता है। रंगीन तो रंगीन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्दों के लिए तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ करोगे तो तुम्हारे विरोधी जरूर पैदा होंगे। आलोचना भी ये सिखाती है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई आलोचना होगा ही नहीं, लेकिन जब कुछ करोगे तो श्योर है तुम्हारा कहीं ना कहीं आलोचना होगी। तो आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, अपना काम करते रहो, ठीक है। तो ये सब चीजें हम मिला जुला के है कि स्वाभिमानी बनो, आत्मसम्मान अपना खुद कायम रखो। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका दो दर्पण है। कौन से हैं? दो दर्पण है। ये कौन सा दर्पण हो गया? अच्छा, ये कौन सा दर्पण हो गया?
ये दर्पण का कॉम्बिनेशन हो गया, दो दर्पणों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसकी फोकस ले लो 5 सेंटीमीटर, कितना ले लो, यहां से वस्तु ले लो कितना पे, 10 सेंटीमीटर पे, कितने पे, 10 सेंटीमीटर पे। इसकी फोकस ले लो 20 सेंटीमीटर, कितना ले लो, 20 सेंटीमीटर, और यहां से इसकी दूरी ले लो कितना, 30। फाइनल प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी बताओ। देखो यहां पे क्या करो, ये यू है, यहां से लाइट गिर जाएगी ऐसे बोलो। सबसे पहले आप ये प्रतिकिरण आरेख खींचने के पहले पहले इसका भी की वैल्यू निकालो कि भी बन कहां रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी इक्वल टू क्या लिखोगे, -20 -30 इंटू -20 अपान -30 प्लस 20, यानी भी इक्वल टू कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि यहां से 60 सेंटीमीटर, यानी 30 10 40, यानी यहां से ये बनेगी। इसका मतलब यह है कि यहां से लाइट की रेज, इसका मतलब यह है कि ये लाइट की रेज यहां जाके स्ट्राइक की होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई होगी और यहां पे आके, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, चलो कोई ना, ये लाइट की रेज ऐसे गई होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई होगी और आके डाटेड होके यहाँ पे बन गई। तो यह दूरी 30 है और ये कितना है, 10 40, तो ये कितना होगा, 20, यानी ये यहां से 20 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बन गया। किससे, इससे। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अब यह प्रतिबिंब इसके लिए क्या काम करेगा, वस्तु का, कौन सा वस्तु, आभासी, कौन सा, आभासी। लाइट की रेज किधर से आ रही है, इधर से, किधर से आ रही है, इधर से आ रही है ना। तो इसके लिए u की वैल्यू कितनी होगी बताओ, +20, कितना होगा, +20। f कितना होगा, +10, 5 है ना, +5 होगा ना। कौन सा दर्पण है, उत्तल, तो क्या होता है f प्लस, तो v की वैल्यू बताओ कितना हो गया यहाँ पे, इसकी v की वैल्यू 20 इंटू 5 अपान 20 -5 u माइनस एफ, यानी कितना हो गया बताओ, 100 अपान 15, यानी 20 बचे 100 और 5 15, कितना आ गया, 20/3। इसका मतलब ये है कि लाइट की रेज आके यहाँ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट की होगी और ये लाइट की रेज आके यहाँ पे यहीं कहीं इमेज बना होगा, कितने पे, 20 क्योंकि 20 से कम आ रहा है ना, ये 20/3 पर। यही आपका क्या बन गया, फाइनल प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब यहीं पे बना। तो आप क्या करोगे, जब भी कॉम्बिनेशन लगाओगे तो पहले दर्पण से जब आप प्रतिबिंब बनाओगे तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमेशा दूसरे दर्पण के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का मतलब आभासी हो चाहे वास्तविक हो, वस्तु का काम करेगा। और फिर उस वस्तु का, यानी जब ये वस्तु होगी तो फिर इससे आप प्रतिबिंब जो निकालोगे वही अंतिम प्रतिबिंब आपकी बन जाएगी। ठीक है, लिख लो आप इसको, रहने देते हैं, टाइम भी हो गया अधिक। आज नहीं रुका है जी।